हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें हम राजस्थान भूगोल को पढ़ रहे हैं, उसके भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। हमने जैसा कि हरिमोहन सक्सेना साहब ने बताया था, 4 प्रदेश बताए हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से हम शुष्क को पढ़ चुके हैं और आज अर्ध शुष्क की बारी है। शुष्क को हम बालू का स्तूप युक्त और मुक्त के बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम अर्ध शुष्क प्रदेश को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से हम एक बार देखें, थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज कराऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से अगर इसका विभाजन करें तो मध्य में अरावली आती है। अरावली किस तरीके से है, अरावली यहां पर आई और यहां से होकर और ये अरावली हो गई। और इसी के साथ में ही समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात की थी मैंने आपसे कि यहां से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी चल रही है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा चल रही है और बीकानेर से होते हुए यहां से अगर बात करें, बीकानेर से होते हुए नागौर और फिर यहां से बालोतरा बाड़मेर तक यहां 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा चल रही है। ये वाला हिस्सा बताया था शुष्क, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं सर, पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात की थी। अब हम आज ये हिस्सा पढ़ेंगे। ये हिस्सा जो 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के बीच में है, जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। ठीक है ना, ये 25 से 50 सेंटीमीटर रेखा के बीच में यहां पर है। बात समझ रहे हैं आप? अगर इस क्षेत्र के बारे में बात करें, अगर हम यहां पर बात करते हैं, जैसे हम दूसरे अगर हम इसको लें, जैसे मान लीजिए ये आपका राजस्थान है, ये मानकर चलिए ये आपका राजस्थान है। यहां से अरावली आ गई है, यहां 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ गई है। तो यहां पर इस क्षेत्र की बात करें, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल में आप खास बात ध्यान रखिए, इसकी पूर्वी सीमा जो बना रहा है, ये बना रहा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बना रही है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थल की पूर्वी सीमा बना रही है। ठीक है, अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो यह बना रही है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। या फिर हम अरावली की बात भी कर सकते हैं, समांतर अरावली भी चल रही है, या फिर हम अरावली भी कह सकते हैं। तो आप नोट्स में क्या लिख सकते हैं? नोट्स में लिख सकते हैं कि आपका जो आपने जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसकी पूर्वी सीमा ये तो बना रही है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और इसकी पश्चिमी सीमा जो बना रही है, पश्चिमी सीमा जो बना रही है वो बना रही है आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या फिर आप अरावली भी कह सकते हैं। बिल्कुल फोकस यहां होना चाहिए बेटा, ध्यान होना चाहिए ना। अभी हम अर्ध शुष्क की बात करें, इसका डिवाइड, इसको कितने भागों में बांटा है वो बाद में बात करेंगे। इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा में एक मैदान है जिसको बोलते हैं मालवा का मैदान। मालवा का मैदान। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर मालवा का मैदान, मालवा का पठार तो आपके यहां पर आता है, मध्य प्रदेश यहां पर आ जाता है, फिर यहां पर कैसे? तो आप समझिए, मालवा का जो मैदान है वो यहां पर है सतलज, पंजाब और हरियाणा के पास में, खासकर पंजाब के पास में यहां पर मालवा का मैदान है। तो आप मालवा का मैदान में लिख सकते हो कि जो मालवा का जो मैदान है वो आप लिख सकते हो वो सतलज और घग्गर नदी के मध्य का मैदान है। घग्गर नदी के मध्य का मैदान है, या मान लीजिए पंजाब के अंदर है। ये कहां पर है? पंजाब में है। जबकि मालवा का जो पठार आता है वो आपके यहां पर मध्य प्रदेश में, और थोड़ा राजस्थान का जो हिस्सा लेकर आएगा वो मालवा का पठार है। वो क्या है? मालवा का पठार है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मालवा का पठार यहां पर है, मालवा का मैदान यहां पर है। ठीक है, तो आपके पास में क्लियर हुई बिल्कुल स्थिति कि सर हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ने जा रहे हैं, उसकी पूर्वी सीमा बना रही है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और पश्चिमी सीमा बना रही है 50 सेंटीमीटर या अरावली, और उत्तरी सीमा जो बना रही है वो मालवा का मैदान बना रहा है। ठीक है, यहां वर्षा क्या होगी? वर्षा आप देख रहे हैं 25 से 50 होगी, तो यहां की जो वर्षा होगी, वर्षा आप लिख लीजिए 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर, 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अच्छा, इसमें राज्य कौन कौन से आएंगे? राज्य आप देखिए, राज्यों के अगर मैं नाम लूं, यहां पर राज्यों के नाम लेता हूं मैं आपको, तो आपको बिल्कुल आराम समझ में आ जाएगा। यहां पर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नीम का थाना थोड़ा बहुत आ जाएगा, डिडवाना, नागौर, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा और बाड़मेर, ये पूरे आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं। तो क्या सर हमको यही पढ़ना है क्या? अभी नहीं, हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक खास बात और सुनिए आप इसमें,
आपने इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा की बात कर ली, आपने इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा की बात कर ली, आपने ये तक पढ़ लिया, आपने यहां पर ये भी पढ़ लिया कि ये भी पढ़ लिया आपने कि यहां पर आपके उत्तर में आपके मालवा का मैदान है और मालवा के पठार में क्या अंतर है, ये भी आपने पढ़ लिया। इस क्षेत्र को एक नाम और दिया गया है, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र, इसको नाम दिया परिवर्ती या फिर संक्रमणीय प्रदेश, या फिर क्या नाम दिया गया है, संक्रमणीय प्रदेश। अब ये नाम क्यों दिया गया है ये भी ध्यान आना चाहिए। पहली बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए परिवर्ती और संक्रमणीय प्रदेश किस क्षेत्र को नाम दिया गया है, तो आपके दिमाग में होगा ये दिया गया है आपके अर्धशुष्क मरुस्थल को, अर्धशुष्क मरुस्थल को। अब क्यों दिया गया है वो समझिए आप, क्योंकि इसके एक और शुष्क जलवायु है और एक जगह उप आर्द्र जलवायु है। क्योंकि आपके अगर इसके पूर्व में जाएंगे तो वहां पर जलवायु मिलेगी शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु शुष्क प्रदेश हम बात कर सकते हैं। और एक तरफ जो आपका ये वाला आएगा आपके पास में, इधर की इस साइड में आएंगे तो वहां पर उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र जलवायु अरावली के पास में उप आर्द्र है, तो इस कारण इसको संक्रमणीय या परिवर्ती प्रदेश भी कहा गया है। ठीक है ना, ये चीज आपको नोट करने की है। एक बात और देखेंगे हमने पढ़ा था कि शुष्क जो मरुस्थल है, शुष्क जो मरुस्थल है, या बात करें मरुस्थल की बात करें, हम सीधे ही मरुस्थल की बात करते हैं। यहां पर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल जो था वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है, अगर मरुस्थल की बात करते हैं। वैसे पश्चिम मरुस्थल की प्रति 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें इनमें से जो 1 लाख है ना, 1 लाख जो वर्ग किलोमीटर है वो कहां पर है, शुष्क मरुस्थल में है। और 75,000 वर्ग किलोमीटर जो है, 75,000 जो वर्ग किलोमीटर है वो कहां पर है, वो अर्धशुष्क मरुस्थल में है। वो कहां पर है, वो अर्धशुष्क मरुस्थल में है। ठीक है, ये चीज हमारे पास में आ गई, हमने पढ़ लिया। यहां से अर्धशुष्क मरुस्थल 25 से 50 के बीच में है, उत्तर में मालवा का मैदान है। यहां पर इसकी जो क्षेत्रफल है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको हमको परिवर्तित या संक्रमणीय प्रदेश भी कहते हैं, जो उप आर्द्र शुष्क प्रदेश के भीतर स्थित है। अच्छा, और आगे हम बात करें, आगे आप देखें कि इसमें जैसे ये हमारे राजस्थान का एक ये नक्शा बन गया, आप समझ लीजिए रफली। यहां पर से ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई। अब यहां पर जो भाग है उसको एचएम सक्सेना महोदय ने, एचएम सक्सेना महोदय ने जो अर्धशुष्क मरुस्थल था, अर्धशुष्क मरुस्थल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको 4 भागों में बांटा है। पहला भाग घग्गर का मैदान है, पहला भाग घग्गर का मैदान है जो सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, घग्गर का मैदान, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा भाग आपके यहां पर आएगा, वो आएगा शेखावटी, ठीक है ना, सीकर झुंझुनू वाला, सीकर झुंझुनू वाला नक्शे के हिसाब से याद रहेगा, शेखावटी आ जाएगा आपके पास में। तीसरा नागौर और अजमेर का कुछ भाग आ जाएगा, डिडवाना कुचामन का भाग आ जाएगा, नागौर उच्च भूमि। तीसरा आएगा आपके पास में नागौर, नागौर उच्च भूमि इसमें आ जाएगा, नागौर उच्च भूमि आ जाएगा। और चौथा इसके पास में नीचे आएगा लूनी बेसिन या गोदावरी बेसिन, है ना, लूनी बेसिन या गोदावरी बेसिन। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोदावरी कहा जाता है, तो गोदावरी बेसिन। ये 4 आपके पास में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला सबसे उत्तर में अब याद करेंगे क्रम, पहला कौन सा होगा, घग्गर, फिर कौन सा होगा आपका शेखावटी, फिर नागौर, और फिर उसके बाद में आएगा आपका कौन सा आएगा, आपका आएगा लूनी बेसिन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले वाले से। तो अब हम अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम घग्गर का मैदान। ठीक है, घग्गर का मैदान पहले आप समझ लीजिए 4 भाग कौन कौन से हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ का जो हिस्सा है ना, ये आपका घग्गर का मैदान। फिर आपके पास में आगे हम देखेंगे चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना वाला जो हिस्सा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा शेखावटी। और नागौर और डिडवाना कुचामन और ब्यावर वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर उच्च भूमि। और जो नीचे वाला शेष हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा लूनी बेसिन। अभी हम पढ़ रहे हैं आपके घग्गर का मैदान। तो देखिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं घग्गर बेसिन या घग्गर का मैदान। नाम से सुस्पष्ट है कि ये जो मैदान बना हुआ है ये घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बना हुआ है, यानी घग्गर नदी के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन ये आता है कि घग्गर नदी ये आई कहां से है, उद्गम कहां से हुआ है, तो उद्गम आप यहां से मानिए कि यहां पर ऊपर उत्तर में एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसको चाहे अपन थोड़ा सा स्पेस पे कर लें,
आप यूं समझ जाइएगा कि यहां पर आप यूं समझ लीजिए कि यहां पर एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पर कालका, कालका से शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी निकलती है। शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी निकलती है। ये घग्गर नदी हिमाचल के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, यहां से आते होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। सबसे पहले हनुमानगढ़ में। कहां प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वहां पर जो तहसील है उसका नाम है टिब्बी। कौन सी तहसील है? टिब्बी तहसील है। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। गांव का नाम है तलवाड़ा। ये तहसील है और गांव का नाम है तलवाड़ा। यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और यहां पर एक झील का निर्माण भी करती है जिसका नाम तलवाड़ा झील है। यहां से फिर ये आती है गंगानगर, गंगानगर से फिर आती है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ से फिर चल जाती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में कहां जाती है? फोर्ट अब्बास तक। कहां जाती है? जब बाढ़ आती है तब ये वहां तक फोर्ट अब्बास तक जाती है जहां पर इसको हकरा भी कहा जाता है। इस घग्गर नदी के बारे में थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो घग्गर नदी के प्राचीन नाम है, इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसको हम मृत नदी भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, इसको हकरा भी कहा जाता है, हकरा भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का शोक भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं क्योंकि बाढ़ जब आती है तो बहुत ज्यादा इसको परेशानी होती है, इसलिए राजस्थान का शोक भी कहते हैं। ये घग्गर नदी के बारे में हो गया है। तो घग्गर नदी हो गई। अब घग्गर नदी के जो बहाव क्षेत्र है, हम इसकी बात करें यहां पर कि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है घग्गर नदी का, उसको हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? उसको हनुमानगढ़ में कहते हैं नाली। क्या कहा जाता है? नाली। आप नोट कर लीजिएगा कि नाली क्या है? घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ में कहलाता है। एक और टर्म आएगा, उसका नाम है बग्गी। बग्गी क्या होता है? ये एक उपजाऊ क्षेत्र है जो गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में है। गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है या जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। यहां पर मिट्टी किस प्रकार की मिलेगी आपको? यहां पर जो मिट्टी होगी ना बेटा, तो मिट्टी होगी रेवेनिया, रेवेनिया मिट्टी है या फिर हल्की पीली दोमट मिट्टी है, हल्की पीली दोमट मिट्टी है। ये सब बात कहां की हो रही है? ये बात हो रही है घग्गर प्रदेश की बात हो रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इन 3 जिलों की बात हो रही है। घग्गर का मैदान है, घग्गर नदी कहां से निकलती देख लिया। बहाव क्षेत्र घग्गर नदी का नाली कहलाता है हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ में इसको बग्गी कहा जाता है। मिट्टी कौन सी है? रेवेनिया है, हल्की पीली दोमट मिट्टी है। ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है इसमें? और खास बात देखिए आप इसमें यहां पर कि घग्गर जो बेसिन है या घग्गर का जो मैदान है, यहां पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टे फल कौन से हैं? खट्टे फल यानी आप नाम ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं, जैसे नारंगी का नाम ले लिया आपने इसके अलावा अंगूर का नाम ले लिया, ठीक है ना, मौसमी का नाम ले लिया, इस प्रकार के किन्नू का नाम ले लिया। इस प्रकार के खट्टे फलों की यहाँ पर खेती की जाती है। और चूंकि यहाँ पर खट्टे फलों की खेती जाती है और जो खट्टे फल है ना बेटा, ये भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। जो भूमध्य सागर है उसके आसपास जो कृषि की विशेषता है, वहां पर खट्टे फल की खेती की जाती है क्योंकि वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में, आपके पश्चिमी राजस्थान में किस क्षेत्र के अंदर, किस भूभाग के अंदर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता होती है, तो वो कौन सा उत्तर आएगा? आपका घग्गर का बेसिन आएगा। ठीक है, यहां पर ये भी लिख लीजिए आप। इसके अलावा और क्या करेंगे आप कि जो घग्गर का बेसिन है ना, यहां पर सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। सिंचाई के लिए क्या है? सिंचाई के लिए यहां पर सर इंदिरा गांधी नहर है, हमको पता है, इसके बारे में बात करेंगे हम काफी विस्तार से। यहां पर गंग नहर भी है सर, गंग नहर भी है। चूंकि इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, इसलिए ये आपके पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित या फिर उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। कहां का? आपके पूरे मरुस्थल भाग का, पूरे शुष्क मान लीजिए, अर्धशुष्क मान लीजिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे सिंचित, सर्वाधिक सिंचित और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ गए सर। उपजाऊ तो है, अच्छी बात है, इससे कोई नुकसान है क्या? बिल्कुल नुकसान है। इंदिरा गांधी के नहर के द्वारा यह सर्वाधिक जो सिंचाई यानी अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? यहां पर क्षारीयता, अम्लीयता व जल भराव की समस्या पाई जाती है।
जल भराव क्या होता है अभी हम बात करते हैं, जिसको हम सेम की समस्या भी कहते हैं। सेम की समस्या भी कहते हैं, क्या होती है देखिए आप, घग्गर बेसिन में, घग्गर प्रदेश में क्या होता है कि यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर एक तरीके से यहां पर एक मैदान है, धरातल है, और नीचे यहां पर चूने की पत्थर हैं, चूने की चट्टानें हैं, चूने की चट्टानें हैं। उसके नीचे क्या है, जिप्सम है। उसके नीचे क्या है, जिप्सम है। जब यहां पर बारिश होती है या सिंचाई की जाती है तो ये पानी कहां आता है, नीचे आता है, चूने की चट्टान में आता है। और अगर आपने, अब तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जब चूने की चट्टान यानी चूने से मकान बनते थे बेटा, तो चूने की खासियत क्या होती है, चूने में जब पानी डालेंगे तो पहले वो जल्दी गर्म होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फिर ठंडा होता है और वो जल को सोख लेता है। और जब सुबह जब आप आएंगे, जब चूना करते थे, गलाते थे चूने को, तो सुबह उसमें पानी डाल देते थे और रात को, और सुबह आते थे तब देखते थे पानी को ऊपर छोड़ देता था। यानी चूना पहले पानी खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर पानी छोड़ देता है। वही कहानी यहां पर होती है कि चूने की चट्टानें पहले पानी को अंदर डालती हैं, अब चूंकि नीचे जिप्सम है तो ये पानी वापस ऊपर आता है और ये पानी को ऊपर छोड़ देता है, जिसके कारण धरातल के पास में अधिक सिंचाई के कारण, किसके कारण, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण दलदल जैसी स्थिति हो जाती है, दलदल जैसी स्थिति हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेम की समस्या। क्या कहा जाता है, सेम की समस्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस घग्गर प्रदेश में और क्या चीज देख सकते हैं हम, घग्गर प्रदेश में आप देखिए यहां पर हम इसमें देख सकते हैं, घग्गर प्रदेश में सबसे खास बात कि यहां पर कुछ सभ्यताएं भी पाई जाती हैं। जैसे इस घग्गर बेसिन है, घग्गर वाला क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा आएगा, आपको जिलों का नाम ध्यान होना चाहिए। गंगानगर है सर, हनुमानगढ़ है इसमें, और साथ में अनूपगढ़ है, साथ में कौन सा है, अनूपगढ़ इसमें आएगा। ठीक है जी, और यहां पर आपको ध्यान हो, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो वो भी यहां पर है, हनुमानगढ़ में है। अगर आप कालीबंगा के साथ में अगर मान लीजिए रंग महल की बात करते हैं तो वो भी यहां पर आ जाएगी। तो कालीबंगा हो गई, आपके रंग महल हो गई, सभ्यताएं सब यहां पर आएगी। आपका जो गंगानगर है, गंगानगर, यहां पर सर्वाधिक आंधियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है। ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो वो है गंगानगर। और जैसा कि आपको इसमें बताया था, मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर इसके उत्तर में एक मैदान भी आता है, उस मैदान का नाम है मालवा का मैदान, जो आपको बात कर चुका हूं, मालवा का मैदान वो यहां पर आता है, जो पंजाब में है, गुजरात पंजाब में सतलज और ये मान लीजिए घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र है, मध्य का जो मैदान है वो मालवा का मैदान है। तो ये घग्गर बेसिन की बात हो चुकी है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे इसके अंदर, यहां पर हम पढ़ते हैं आगे, यहां पर देखिए आगे हम पढ़ेंगे सेकंड, यानी आपका शेखावटी। कौन सा हिस्सा, शेखावटी हिस्सा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। शेखावटी के अंदर क्या है हम यहीं पर देख लेते हैं। शेखावटी के अंदर देखिए दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का है और नाम है शेखावटी, शेखावटी। तो क्या इसका यही नाम है, नहीं जी, इसके नाम सुनिए आप, इसको शेखावटी क्षेत्र भी कहते हैं, शेखावटी भी कहते हैं, इसको तोरावटी भी कहते हैं, तोरावटी भी कहते हैं, इसको कातली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कातली भी कहते हैं इसको। इसके अलावा बांगर भी कहा जाता है, बांगर, और बांगर के अलावा इसको कहते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र। इतने नाम हैं इसके, अंतः प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र के अंदर अगर हम जिले लेंगे तो जिले कौन से होंगे, सीकर होगा, चूरू होगा, झुंझुनू होगा, और साथ में होगा नीम का थाना। कौन सा होगा, नीम का थाना। अच्छा, अब एक बात और बताइए आप मुझे, आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, ये पहला आपका घग्गर का मैदान हो गया, दूसरा शेखावटी हो गया, तीसरा आपका नागौरी बेसिन हो गया, चौथा आपका लूनी बेसिन हो गया। तो ये बताइए मुझे कि जो शेखावटी है इसके पूरब में कौन है, पूरब कौन सी सीमा निर्धारित कर रही है, पूरब की सीमा कौन निर्धारित कर रहा है। पूरब का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा, पूरब का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा, और ये वाला कर रहा है 50 सेंटीमीटर। तो आपके यहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शेखावटी की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, या यहां पर आप अरावली भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर क्या है, अरावली है। पश्चिमी सीमा कौन निर्धारित कर रही है, पश्चिमी सीमा है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं कि पश्चिमी सीमा कौन कर रहा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित कर रहा है। बिल्कुल आपका फोकस यहां होना चाहिए, है ना।
उत्तर, उत्तरी कौन कर रहा है? घग्गर का मैदान कर रहा है। देख लीजिए आप, उत्तर की कौन सी निर्धारित कर रहा है? घग्गर का मैदान कर रहा है, घग्गर का मैदान कर रहा है। और अगर दक्षिणी सीमा की बात करें, दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये आपका नागौरी उच्च भूमि कर रही है, नागौरी उच्च भूमि कर रही है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आप फिर उसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको नक्शे में भी देख सकते हैं, आप बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं। देखिए आप, मैं बात करूं, पूर्वी सीमा कौन सी होगी आपकी? 50 सेंटीमीटर। आपकी पश्चिमी सीमा हो गई 25 सेंटीमीटर। उत्तरी सीमा कौन सी हो गई? घग्गर का मैदान। और दक्षिणी सीमा हो गई आपका नागौरी उच्च भूमि। ये आपके पास में यहाँ पर फैक्ट्स आए हैं जो सीधे सीधे आपके आंसर दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर इसका नाम तोरावटी क्यों है। देखिए यहां पर नाम देखिए, नाम इसका तोरावटी बताया सर आपने, ठीक है जी। इसका नाम सर आपने तोरावटी के साथ में क्या बताया? कातली भी बताया, कातली बेसिन भी बताया। वो क्यों है? इसका नाम बांगर भी बताया सर आपने, और इसका नाम आपने अंतः प्रवाह क्षेत्र भी बताया, अंतः प्रवाह क्षेत्र भी बताया। ये नाम क्यों है? नाम इसलिए है, देखिए आप, तोरावटी इसलिए बताया कि दो कारण है कि यहां पर एक मुख्य नदी है, उसका नाम है कातली। क्या नाम है? मुख्य नदी है और जो है उसका नाम है कातली। और कातली नदी का जो बेसिन होता है, कातली नदी का जो बेसिन होता है ना, उसे ही हम कहते हैं तोरावटी बेसिन। क्या कहते हैं? तोरावटी बेसिन कहते हैं, है ना बेटा। इसलिए इसको तोरावटी कहा जाता है। और वैसे भी ये ध्यान रखिए, शेखावटी में जो पहाड़ियां होती है ना, पहाड़ियां, उनको तोरावटी की पहाड़ियां भी कहा जाता है, तोरावटी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। कातली बेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य नदी कातली है। बांगर क्यों कहते हैं? इसको समझने की चीज है। बांगर का मतलब समझ लीजिए कि कोई नदी बह रही है, मान लीजिए आप, कोई नदी यहां पर बह रही है, और नदी जब बहेगी तो मान लीजिए कोई यहां पर उच्च स्थान है, यहां पर कोई स्थान है, ऐसे ऊंचा स्थान है यहां पर, यहां पर, और नदी बह रही है, नदी बहती रहेगी, तो यहां पर उपजाऊ मिट्टी करती रहेगी। यहां पर रुकावट आ गई क्योंकि ऊंचा भाग है, तो पानी ऊपर जा नहीं पाएगा। तो यहां पर जो ये पानी हर साल आता है, यानी हर साल उपजाऊ मिट्टी, हर वर्ष उपजाऊ मिट्टी जो बिछती है यहां पर, इसको कहते हैं अपन खादर। क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र कहते हैं, या उपजाऊ मिट्टी होती है। और जब किसी भी वर्ष में बाढ़ आएगी, बाढ़ आने पर ये पानी कहां चल जाएगा? इसके ऊपर भी आ जाएगा। और जो ये ऊंचा हिस्सा होता है इसको कहते हैं बांगर, क्योंकि बांगर पर बाढ़ आएगी तभी पानी आएगा, तभी उपजाऊ मिट्टी आएगी। इसलिए यहां पर कौन सी मिट्टी का जमाव रहता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव रहता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव रहता है। कहां पर? बांगर पर रहता है। ये उपजाऊ होती है, ये उपजाऊ होती है खादर, जबकि बांगर उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इसमें पुरानी मिट्टी होती है। और खादर हमारे राजस्थान में है भी नहीं, बांगर है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा नाम था इसमें, अंतः प्रवाह क्षेत्र। इसको समझिए आप। अंत्य प्रवाह का मतलब, आप शेखावटी क्षेत्र में देखेंगे कि शेखावटी के अंदर आप यहां पर चूने के पत्थर, यानी चूने की चट्टानें देखेंगे बेटा। अब होता क्या है, समझिए आप, कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक पहाड़ी है, यहां पर एक पहाड़ी है, ऐसे समझिए आप। इस पहाड़ी के अंदर यहां पर बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो पानी ऊपर से गिरता है नीचे, इसको तो कहते हैं हम झरना। क्या कहते हैं? झरना। लेकिन यहां पर एक स्थिति और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं झर। क्या कहते हैं? झर कहते हैं। कैसे? कि जब बारिश होती है तो कुछ पानी इन पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में, जो चूने की चट्टानें होती है, कुछ होती है, वहां से अंदर चल जाता है, और अंदर संचलन करते हुए कहीं बाहर आके वापस वो पानी दिखता है। तो इसको हम कहते हैं झर। क्या कहते हैं? झर। तो झर का मतलब क्या होता है? जल का आंतरिक रूप से जो संचलन होता है, आंतरिक रूप से संचलन होता है, उसे हम झर कहते हैं। और ऐसे झर यहां पर कई दिखते हैं, आप देखते होंगे पानी एकदम से वहां पर प्रस्फुटित हो रहा है, पानी निकल रहा है, इसलिए इसको अंतः प्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। और शेखावटी के अंदर, शेखावटी के अगर अंदर बात करें, शेखावटी में बात करें, अंतः प्रवाह क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण, अंतः प्रवाह क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो वो है आपका सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील है, सांभर झील है। सांभर झील में क्या होता है? यहां पर कई नदियां, कई नाले अंतः प्रवाह के रूप में यहां पर आकर गिर रहे हैं। जैसे हम बात करें, हम इसमें बात कर सकते हैं आप, जैसे रूपनगढ़ का नाला है, रूपनगढ़ का नाला है, मैंदा है,
मैंदा है, ठीक है ना, खारी है, इस प्रकार की कई जो नदियां हैं वो सामर झील में गिरती है। तो अंतर्प्रवाह क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जिसको किसका कहेंगे हम इसको कहेंगे शेखावटी को। ठीक है, शेखावटी में हमने ये चीजें पढ़ ली। अच्छा, शेखावटी में और क्या पढ़ सकते हैं हम? शेखावटी के अंदर आपको ध्यान है सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये 3 स्पेशल नाम है। तो चूरू का नाम आता है, तो चूरू में हम देखते हैं, चूरू का आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। यहां पर वार्षिक तापांतर पाया जाता है। देखिए, तापांतर का मतलब होता है, वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि पूरे वर्ष में सबसे अधिक तापमान कब हुआ बेटा, और सबसे अधिक तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है ना, वो वार्षिक तापांतर होता है। अगर हम बात करें दैनिक तापांतर, तो दैनिक तापांतर का मतलब हो गया कि पूरे दिन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान का अंतर होगा, वो दैनिक तापांतर होगा। तो सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है चूरू के अंदर। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां पर है चूने की चट्टानें, चूने की चट्टानें हैं, ठीक है ना। और पहले हम ये पढ़ लेते थे कि यहां पर मरुस्थल है, इसलिए रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, ये भी कारण है। लेकिन चूने की चट्टानों के कारण क्या होता है कि चूने की चट्टानें भी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इस कारण चूरू में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। और इस चूने की चट्टान के कारण ही यहां पर एक विशेष एक स्थिति बनती है, एक आकृति बनती है जल के लिए, इसको बोलते हैं जोहड़। जोहड़ क्या होती है? शेखावटी जिस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में जो चूने के पत्थर के कुएं होते हैं, या चूने के पत्थरों से जो कुएं बनते हैं ना, कुएं, उनको क्या कहे जाता, उनको कहा जाता है, हमें जोहड़ कहा जाता है। और इस जोहड़ का, जैसे कोई कुआं है, मान लीजिए कुआं है, इस कुएं के अंदर पानी है, इस कुएं के अंदर पानी है, और इस जोहड़ का सबसे जो गहरा भाग होगा, सबसे जो गहरा भाग होगा, उसे क्या कहेंगे हम? चोभी कहेंगे। क्या कहेंगे? चोभी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोभी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यही कुएं अगर ढूंढाड़ क्षेत्र में है, यही कुएं अगर ढूंढाड़ क्षेत्र में है, ढूंढाड़ क्षेत्र का मतलब जयपुर में है या दौसा में है, ऐसे जो कुएं होते हैं, इनको कहते हैं बेर या बैरा कहा जाता है, बैर या बैरा कहा जाता है। तो शेखावटी में आपने काफी चीजें पढ़ ली है। अच्छा, शेखावटी के अंदर आप एक खास बात और पढ़े, यहां पर यहां की मिट्टी कैसी है? ये मिट्टी छूट गई, तो मिट्टी पढ़ते हैं हम। मिट्टी यहां पर है रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी है। लेकिन कुछ हिस्सों के अंदर यहां पर लाल रेतीली मिट्टी भी मिलती है, लाल रेतीली मिट्टी भी यहां पर मिलती है। लेकिन लाल रेतीली मिट्टी कहां मिलती है, देख लीजिए आप। लाल रेतीली मिट्टी मिलेगी आपको लाल रेतीली मिट्टी कहां मिलेगी, ये आप देख लीजिए, बता देता हूं। ये मिलेगी आपको सीकर झुंझुनू का वह हिस्सा जो हरियाणा से टच होता है। सीकर झुंझुनू का जो वह हिस्सा जो हरियाणा से टच होता है ना, वहां पर आपको लाल रेतीली मिट्टी मिलेगी, है ना। तो यानी हरियाणा से छूने वाला जो हिस्सा है, वहां पर आपको लाल रेतीली मिट्टी मिलेगी, नहीं तो रेतीली मिट्टी यहां पर मिलती है। यहां पर खेती, फसल की बात करें शेखावटी में, तो फसल होती है यहां पर खरीफ की, और खरीफ की जो फसल होती है ना, वो होती है बाजरा। लेकिन यहां पर बारिश के कारण या सिंचाई के कारण यहां पर रबी की फसल भी गिराती है, और रबी की सबसे अच्छी फसल होती है गेहूं की फसल यहां पर होने लग गई है, ठीक है। तो हमने कितना पढ़ लिया बेटा? शेखावटी क्षेत्र में आप देखेंगे कि सर हमने शेखावटी क्षेत्र में ये पढ़ लिया कि इसके उत्तर में घग्गर है, दक्षिण में आपका नागौर उच्चभूमि है, पूर्व में 25 सेंटीमीटर है, पूर्व में आपका 50 सेंटीमीटर है, पश्चिम में 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर शेखावटी जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर अंतर्प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं, तोरावटी बेसिन भी कहते हैं, बांगर भी कहते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर अंतर्प्रवाह क्षेत्र क्यों पाया जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पर जोहड़ होता है, और जोहड़ जो होते चूने के पत्थर के कुएं होते हैं, और इसके बाद में यहां पर चूने के पत्थर के कुएं होते हैं, और फिर इसके बाद मैंने पढ़ा इसका सर्वाधिक गहरा भाग होता है, वो चोभी कहलाता है। अब यहां पर 3 नाम और लेंगे हम। एक तो लेंगे आप बीड़, एक लेंगे बीहड़, और एक लेंगे आप यहां पर बीड़ा। क्या होते हैं नाम? बिल्कुल आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बीड़ क्या होता है ये पहले पढ़ा चुका हूं कि शेखावटी प्रदेश में, या सीकर झुंझुनू नाम भी आ जाए, तो वहां पर जो घास के मैदान होते हैं ना, घास के मैदान, उनको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। तो सर बीड़ा क्या होता है? बीड़ा होता है ढूंढाड़ प्रदेश में, ढूंढाड़ प्रदेश यानी आपके दौसा है, आपका जयपुर है ना, तो ढूंढाड़ प्रदेश में जो घास के मैदान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ा कहा जाता है। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ आप खूब पढ़ चुके हैं कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा, अवनालिका
अपर्दन द्वारा, अवनालिका अपर्दन द्वारा बनाए गए खडक, बनाए गए जो खड्डे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा चंबल के बीहड़, आपने देखा होगा चंबल के बीहड़ किस तरीके से रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो वो इस तरीके से रहते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ी है, फिर इसके नीचे से गुफा है, फिर पहाड़ी है, यानी यहाँ पर डाकू छुप जाते थे पहले के टाइम में, तो इसको चंबल के बीहड़ कहते हैं। तो बीड़ यानी क्या हो गया, शेखावटी प्रदेश में घास के मैदान, बीहड़ हो गया चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन बनाए गए खड्डे, और बीड़ा हो गया डुंडाल प्रदेश में घास के मैदान। ठीक है जी। और क्या है सर, शेखावटी में काफी चीजें हैं बेटा। शेखावटी में आपने एक नाम सुना होगा, जब हम शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे थे, बरखान, और मैंने लिखवाया था कि सर्वाधिक जो बरखान है ना, सर्वाधिक बरखान वो शेखावटी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और शेखावटी क्षेत्र में भी कहां पाए जाएंगे, एक नदी है मेंढा नदी, या फिर इसको मेंढा भी कहते हैं। मेंढा नदी के बेसिन में पाए जाते हैं, जहां पर अनुप्रस्थ मैंने बताया था आपको, अनुधेर्य बताया था, जहां पर मैंने आपको मेंढा और जवाई नदी घाटियों में, तो यहां पर ये बरखान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बरखान कहां होंगे, यहां पर होंगे। इसी में चूरू के अंदर हम बात करें कि चूरू एक ऐसा क्षेत्र है यहां पर, जैसे सीकर जुन्नू चूरू, जहां पर कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। कहां पर, चूरू के अंदर, यानी शेखावटी बेसिन में, चूरू में यहां पर कोई भी नदी नहीं। और क्या होगा, एक और हम पढ़ते हैं जिसको हमने झर कहा, वैसे एक और नाम आता है सर। शेखावटी में जो रेत के टीले होते हैं ना बेटा, शेखावटी में, वहां पर जब पानी भर जाता है मध्य के अंदर, यहाँ पानी होता है, तो उसको हम कहते हैं सर। जैसे नाम होते हैं माली सर, ये वहां पर जगह है, या फिर साली सर, साली सर है ना, ये नाम है माली सर, साली सर। ये क्या होते हैं कि शेखावटी क्षेत्र में रेत के टीलों के मध्य जो जल के स्रोत होते हैं उन्हें हम सर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम सर कहते हैं। तो बेटा ये आज हमने अर्धशुष्क मरुस्थल में हमने घग्गर पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया यहां से आपके शेखावटी। घग्गर में हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा, शेखावटी के बारे में हमने पढ़ा कि शेखावटी इसका नाम है, तोरावटी इसका नाम है, बांगर इसका नाम है, अंत प्रवाह क्षेत्र इसका नाम है ना। हमने सब चीजें पढ़ी है, जोहड़ पढ़ा है, इसके अलावा हमने यहाँ पर बीड़ पढ़ा है, बीड़ा पढ़ा है, और बीहड़ पढ़ा है, ये सब नाम पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नागौरी उच्चभूमि और लूनी बेसिन, और हमारा मरुस्थलीय प्रदेश पूरा हो जाएगा। आप इस क्लास को देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके साथ, जहां पर पढ़ेंगे नागौरी बेसिन और फिर हम पढ़ेंगे लूनी बेसिन। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।